हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। मैं आज आपके लिए कुछ टॉप 10 पॉलिटी के प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो प्रश्न है आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसका आंसर आपको बताना है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप आईएएस निकाल सकते हैं। जी, ऐसे में नहीं निकलता है। आपको आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न हो पा रहा है तो अच्छा बात है। चलिए प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न क्या है कि जो भीमराव अंबेडकर है और महात्मा गांधी है उसके मध्य में 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट। इस समझौते का रिजल्ट क्या निकला था ये आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। पहला है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा ऑप्शन है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और जो लास्ट में ऑप्शन आपको दिया गया है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाएंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि हम भी देखते हैं कि आखिर कितने बच्चे हैं जो आईएएस को फोड़ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। पूना पैक्ट किया गया था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका हम व्याख्या भी नीचे देखेंगे। तो जो पूना पैक्ट है, जिसे हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये तो कहीं पर मिले थे, वो मिले थे जेल के अंदर। जी भाई, जेल के अंदर जाकर उनने समझौता कर लिया। तो यरवदा जेल में, पूना के जो यरवदा जेल है वहाँ पर उसने जाकर समझौता किया। ये जो समझौता है अंग्रेज़ सरकार ने एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति दी थी। ओके, तो इस समझौते से जो दलित वर्ग है उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन जो दलित लोग हैं उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या सांप्रदायिक विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में इनके सीटों को 18% कर दिया गया। तो पूना पैक्ट से रिलेटेड जितना भी जानकारी मैं आपको दे सकता था इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ, और भी आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको और भी विस्तार से समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि एसएससी 2020 में पूछा गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से या फिर कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के जो क्राउन है उसको हस्तांतरण या फिर ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक्चुअल में जो पहले शुरू में भारत में राज कर रहा था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन एक अधिनियम या कहे कि एक कानून के माध्यम से भारत का राज करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश के क्राउन, वहाँ के महारानी के हाथ में चल गया। तो वो कौन सा कानून था ये आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। क्योंकि चलते हैं इसका एक्सप्लेन जान लेते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये जो अधिनियम है जो कि 1858 को ब्रिटिश के संसद में पारित किया गया, भारत का जो शासन है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और वहाँ के महारानी को सौंप दिया गया। ओके, चलते हैं आगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या है देख लेते हैं। साथ ही इसको भी आप नज़र में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट काफ़ी, कि ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार ऑप्शन आपके सामने है। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1882 और 92 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि बी रहने वाला है, और इसकी जानकारी हमें नीचे देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो अधिनियम है, अधिनियम का मतलब होता है कानून। तो भारतीय परिषद अधिनियम
1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष हो जाता है। ये जो कानून है मुख्य रूप से 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला क्या, सॉरी हमारा जो स्लाइड था वो चेंज हो चुका था, जिस कारण से हम वीडियो को पॉज कर दिए थे। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम है ये 2 कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला जान लेते हैं, इसमें भारत के जो गवर्नर जनरल है उसको अपनी जो विस्तार है परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य में संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया। यानी अब भारत के लोग भी गवर्नर जनरल के परिषद में आ सकते थे। और दूसरा ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो परिषद है यहाँ पर जो विधायी शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, शक्ति एक ही जगह पर है। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों को बांट दिया गया इधर उधर। तो पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कोलकाता से अपनी शक्तियों का संचालन करते थे, यानी अपने दिशा निर्देश जितना भी काम होता सब कोलकाता से संचालित करते थे, मुंबई और मद्रास के जो सरकार है वहाँ पर। लेकिन अब शक्ति का विभेदीकरण हो गया और कोलकाता में अलग कानून चलेगा और मुंबई में अलग और मद्रास में अलग। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने इसको स्वीकार किया था? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न को अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो ज़रूर इसको मैं समझाऊंगा। प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बन रहा है ये संविधान भारतीय लोग अपने अनुसार बनाएंगे। तो ये आखिर ये वाला ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कौन सा ऑप्शन में कहा गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, लिनलिथिगो अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव या जो कैबिनेट मिशन है वो। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन बी रहने वाला है। लिनलिथिगो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का जो संविधान बन रहा है ये भारतीयों के अनुसार भारत के लोगों के अनुकूल होना चाहिए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। सही उत्तर अगस्त जो कि वायसराय लिनलिथिगो का प्रस्ताव है। उस समय जो लिनलिथिगो उस समय का वायसराय हुआ करता था, उन्होंने इसको बताया था। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से होना चाहिए, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह पहली बार जो वायसराय थे वहाँ के लिनलिथिगो उन्होंने इसको स्वीकार किया था। यह 8 अगस्त 1940 को अपनाया गया था। जो अगस्त प्रस्ताव है जो लिनलिथिगो द्वारा दिया गया था 8 अगस्त 1940 को ये अपनाया गया, बनाया गया। इसने यह सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना के अलावे जो वहाँ के वायसराय है उसके कार्यकारी परिषद के विस्तार की भी पेश की। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी उस समय का था उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया। ओके, तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? और प्रश्न को देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है। कब पूछा गया? 1900 कब पूछा गया है? ओके दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। 1800 सॉरी हमें डेट में कंफ्यूज काहे जो होता है भाई, ये एक बहुत ही वीक पॉइंट है हमारा। तो 1773 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसको जान लेते हैं थोड़ा विस्तार से। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग यानी रेगुलेट करना, किसी पर नियंत्रण करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। तो ये जो एक्ट यानी कानून आया था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि, ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा ही फुड़क रहा था, यानी ज़्यादा ही अपना मनमानी कर रहा था, इसलिए ये एक्ट लाया गया ताकि ब्रिटिश सरकार इसको निगरानी में ला सके, इसका देखरेख कर सके। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति के आमूलचूल परिवर्तन करना, यानी कंपनी में कुछ परिवर्तन भी किया गया तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार
कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। ये अधिनियम कब आया था? 1773 को, जो कि ब्रिटिश के संसद में पास किया गया और 1774 में इसे लागू किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। किसको रेगुलेट करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि यूपीपीएससी 1990 में पूछा गया है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय एक भगवान जैसा हुआ करता था। वो किसी के बात को नहीं मानता था, वो अपने मर्जी का मालिक हुआ करता था। तो आखिर वो कौन सा एक्ट यानी कानून था जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल को ये शक्ति मिली कि वे समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें यह संशोधन किया गया और बताया गया कि जो हमारा वॉइस है, ओके, वो या फिर गवर्नर जनरल है वो किसी का बात नहीं मानेगा, वो अपने मन का मालिक रहेगा। और साथ ही में इसमें और भी कुछ बदलाव किया गया, उससे भी जानते हैं। तो आपको पता है कि जो चार्टर्ड एक्ट हुआ करता था वो 20 साल के बाद प्रत्येक 20 साल में आया करता था और इसमें कुछ परिवर्तन होकर ही आता था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो कॉर्नवालिस था उस समय भारत का गवर्नर जनरल, उसको भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। और इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई। तो ये जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है इसमें दो बात को हम ज़्यादा वरीयता देंगे कि इसमें जो गवर्नर जनरल है ये समिति के बातों को अस्वीकार भी कर सकता है, और दूसरा कि जो गवर्नर जनरल है वो सेनापति की शक्ति प्रदान किया जाएगा उसको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की सामग्री नियुक्त की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है, ये बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1877। अब हम डेटों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। महारानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था? 1819 में, ओके, और मृत्यु हुआ था 1901 में। तो 1837 से वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड की जो महारानी थी उनके रूप में वो सिंहासन पर बैठी। 1877 में उन्हें भारत की जो साम्राज्ञी घोषित की गई। अपने उदार विचारों के कारण ही वो भारत के जनमानस के लिए उतना प्रसिद्ध हुई, यानी बहुत ही अच्छा वो औरत थी, इसलिए वो भारत के जनमानस में इतना प्रसिद्ध हुई। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही जो विक्टोरिया है राजगद्दी पर बैठ गई। भारत का शासन प्रबंधन जो है 1878 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई उससे यह भारतीयों की जो जनप्रिय है उसमें और भी ज़्यादा वो फेमस हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किए गए वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंबित करता है। यानी वो बहुत ही मासूम थी और भारत के भलाई के लिए काम करती थी, जो कि ये प्रश्न हमें कह रहा है, हम अपने से ये नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों दी जाने की आश्वासन दी। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया था? तो जो उद्घोषणा था 1858 में उसमें महारानी ने कहा था कि हम भारतीयों के लिए बहुत कुछ ऐसे चीज़ देंगे। तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा आश्वासन है जो कि महारानी ने दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। तो जो देसी रजवाड़े हैं उसकी स्थिति को वैसा ही रहना चाहिए, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। तो रानी विक्टोरिया ने दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया कि इसके बाद भारत का जो शासन है ब्रिटिश राजा के द्वारा व उसके वास्ते जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है द्वारा चलाया जाएगा। यानी ब्रिटेन में रहेगी, ब्रिटिश जो राजा है रानी है वो ब्रिटिश
में रहेगी और उसका जो सारा कामकाज है वो चलाया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि है। गवर्नर जनरल का मतलब वो राजा का प्रतिनिधि है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है जो मिंटो मार्ले सुधार है इसका क्या उद्देश्य था। चारों प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसको भी ध्यान से देखिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा, कब पूछा गया था और कहाँ पूछा गया था। तो आईएएस में पूछा गया था 1992 को। तो देखिए ये जो मार्ले मिंटो सुधार है इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ओके, तो मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को जो दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना, यानी जो भारत के लोग हैं उसमें फूट डाला जाता था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। तो मार्ले मिंटो सुधार इसलिए लाया गया था ताकि हम लोगों को भड़का सके और भारत में हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बनाएं। ओके, और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया था। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का सही रहने वाला है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल जो कि लाया गया था और ये प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया। आइए जानते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। इसी को हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम कहिए या मार्ले मिंटो सुधार कहिए, एक ही चीज़ है। इसको सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय जो मार्ले है भारत का सचिव हुआ करता था और जो मिंटो है वो भारत का वायसराय होता था, इसलिए सचिव और वायसराय दोनों का नाम मिक्स करके इसको मार्ले मिंटो कर दिया गया। इन दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो की संज्ञा दी गई। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर दोस्तों जरा सा भी पसंद आया है तो हमें लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हमारा मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में।